हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने द्विविमीय निविड़ संकुलन का अध्ययन किया था, जिसमें कहा गया था कि निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को किसी तल में व्यवस्थित करने पर द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। द्विविमीय निविड़ संकुलन को 2 प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था या जान लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग दूसरा वाला जो है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। बताया गया द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में बताया गया है कि इस संकुलन में गोलों या कणों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर एक समान रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले या कण प्रथम पंक्ति के गर्तों या गड्ढों या अवनमनों में भली भांति व्यवस्थित हो जाए। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें समझिए बताया गया है कि द्वितीय पंक्ति को या द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के बीच में जो गर्त बना है उन गर्तों में भली भांति व्यवस्थित हो जाए। यदि आगे देखिए बढ़ते हैं, यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो प्रथम पंक्ति से भिन्न होती है उसे भी प्रकार की व्यवस्था कहा जा सकता है। यहाँ से इसको आप समझिए इस लाइन से, जैसे मान लीजिए ये क्या अगर नीचे वाला ये समझते हैं तो हमने लिख दिया। आप अगर चाहते हैं तो ये यहाँ भी मान सकते हैं, ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने नीचे वाली पंक्ति को बी पंक्ति मान लिया है। तो इस पर कहा गया है कि देखिए यहाँ पढ़ते हैं कि यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, जैसे मान लीजिए अगर एक प्रकार की गोलों की व्यवस्था है तो इसके ऊपर जब द्वितीय पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाएगा तो द्वितीय पंक्ति के गोले जो होते हैं प्रथम पंक्ति के गोलों के बीच में जो एक गर्त बन रहा है, जैसे दो गोले हैं तो एक गर्त बन गया, तो फिर यहाँ गर्त बन गया। तो इन गर्तों में जो है द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे किसी दुकान पे जो है सेब, किसी दुकान पे बेचने के लिए सेब रखे होते हैं या संतरे रखे होते हैं, तो इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। या मिठाई की दुकान में जो लड्डू व्यवस्थित किए जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से कि प्रथम पंक्ति के गोलों में जो गर्त होते हैं उन्हीं गर्तों में द्वितीय पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में होती है। वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि इस प्रकार के संकुलन में गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले या कण प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्तों में भली भांति व्यवस्थित हो जाएं। इसको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे जब आप अपने सामने जो है किसी तस्तरी में या किसी प्लेट में जो है लड्डू सजा के रखा गया हो, उसमें आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि सबसे नीचे वाली परत के ऊपर जब दूसरे परत के गोले व्यवस्थित किए जाते हैं तो पहली पंक्ति के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले जो है समा जाते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया गया है। तो आगे देखिए फिर बढ़ते हैं कि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए। यहाँ से बताया गया है कि यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि प्रथम पंक्ति से भिन्न है, यानी तो द्वितीय वाली जो पंक्ति है ये प्रथम पंक्ति से भिन्न होने के कारण जो है इसको भी प्रकार की व्यवस्था कहा जा सकता है। यानी भिन्नता होने के कारण अगर जैसे मान लीजिए नीचे वाले को आप एक प्रकार की व्यवस्था मान रहे हैं तो द्वितीय पंक्ति के गोले जो है देख रहे हैं आप पहली पंक्ति के गोलों से भिन्न है। अगर आप इसको एक प्रकार
या जब तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखा जाता है, यहाँ पे आप इसको समझिए कि जब तृतीय पंक्ति के गोले, ये देखिए तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति, इसको आप द्वितीय पंक्ति मान लीजिए, इसको ये प्रथम पंक्ति मान लीजिए। या वैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम पंक्ति के गोलों को ये प्रकार की व्यवस्था माना है, यानी अगर आप इसको प्रथम पंक्ति मान लेते हैं, ये प्रथम पंक्ति अगर मान लेते हैं, ये द्वितीय पंक्ति हो गई, ये तृतीय पंक्ति हो गई और चतुर्थ पंक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि देखिए बताया गया है कि जब तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखा जाता है, यानी तृतीय पंक्ति के गोलों को, जब तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के, देखिए तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखा जाता है। तृतीय पंक्ति के गोले हो गए, इनको द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखेंगे तो उसके गोले प्रथम तल के गोलों से संरेखित होते हैं। तो इसके जो गोले होते हैं ये प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित होते हैं। आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक सीधे आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, तो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है। तो उसके गोले प्रथम पंक्ति के या प्रथम तल के गोलों से संरेखित होते हैं। अतः यह तल भी ए प्रकार का तल होगा, यानी अगर इसको आप ए मान लिए हैं, ए तल, तो ये भी ए तल होगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक ऊपर या इसके ठीक संरेखित ए वाला तल है, तो इसीलिए इसको भी ए प्रकार का तल मान लिया गया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रखे गए चौथी पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति से संरेखित होते हैं, यानी जो ये चौथी पंक्ति के गोले हैं इनको जब तृतीय पंक्ति के गोलों के ऊपर रखा जाता है तो एक चतुर्थ पंक्ति के गोले जो होते हैं ये द्वितीय पंक्ति के गोलों से संरेखित होते हैं। संरेखित होने का मतलब एकदम सीध में आते हैं, संरेखित होते हैं। अतः यह व्यवस्था ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी अगर आप इसको यानी पहले तल का ये व्यवस्था हो गया, एक प्रकार की व्यवस्था, ये दूसरे तल की व्यवस्था है, फिर तीसरे तल की व्यवस्था है, चतुर्थ तल की। इस तरह से ए बी ऐसे करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यही बताया गया यहाँ पे। अतः यह व्यवस्था ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस, मुक्त स्थान जो है बहुत कम होता है, क्योंकि ऊपर वाली पंक्ति का गोला जो है नीचे वाली पंक्ति के गर्त में चला गया है, इसलिए स्थान जो है वो कम हो गया है। अर्थात यह संकुलन वर्गाकार निविड़ संकुलन से अधिक दक्ष होता है। इसमें प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक गोला जो है वो 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। अगर मान लीजिए इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकटवर्ती गोलों संपर्क में रहता है। अतः इसकी उप संयोजन संख्या जो है वो 6 होती है, यानी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो संयोजन संख्या है वो 6 होती है। इन 6 गोलों को, यानी इस गोले को जो स्पर्श करने वाले जो ये 6 गोले हैं, इन 6 गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो बताया गया है कि एक षटभुज प्राप्त होता है। षटभुज देख रहे होंगे, त्रिकोण की संरचना दिखाई दे रही होगी। इसी कारण इसे षटकोणीय, षटकोण बन रहा है तो षटकोणीय जालक कहते हैं। इस प्रकार इस संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन के अंतर्गत इसको बताया गया है, इसमें द्विविमीय और षटकोणीय संरचना प्राप्त हुई है। इसमें 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर, इसलिए इसको कहा जाता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। इस संकुलन में किन्हीं भी 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है, कोई भी 3 गोला आप आपस में ले लीजिए, कोई भी 3, इन 3 गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है।
प्रत्येक गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। यदि इस सतह पर अन्य गोले व्यवस्थित किए जाएं, 6 छिद्र होते हैं, और यदि इस सतह पर अन्य गोले व्यवस्थित किए जाएं तो केवल 3 छिद्र ही इन गोलों से ढके जा सकते हैं। षटकोणीय जालक की संकुलन क्षमता, यानी इस प्रकार के जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वो करीब 60.4% के आसपास होती है। इसे बताया गया षटकोणीय जालक की संकुलन क्षमता 60.4% होती है। इसको याद कर लेंगे कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की जो संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 60.4% होती है। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो बताया गया 52.4% होती है। तो ये हो गया आपका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको ठीक प्रकार से समझ लीजिए ताकि जो है एग्जाम में आने पर आप इसको लिख सकें। एक बार फिर से देख लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। आगे इसमें बताया गया है कि इस संकुलन में गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर एक समान रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले या कण प्रथम पंक्ति के अवनमनों या गड्ढों में भली भांति व्यवस्थित हो जाए। यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, मतलब एक नाम दिया गया है जानकारी के लिए, ये प्रकार की व्यवस्था कहा जाए। आपको अगर ये ना ठीक लगे तो XYZ लिखिए, मतलब कुछ आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। यहाँ पर यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि प्रथम पंक्ति से डिफरेंट होती है उसे भी प्रकार की व्यवस्था कहा जा सकता है। जब तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखा जाता है, तृतीय पंक्ति के गोलों को द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखा जाता है, तो उसके गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित होते हैं। तो जो इसके गोले होते हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित मतलब एक सीध में होते हैं। अतः यह स्थल भी एक प्रकार का होगा। इसी प्रकार से रखे गए चौथी पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति से संरेखित होते हैं। अतः यह व्यवस्था AB प्रकार की व्यवस्था कहलाती है या होती है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है। इसमें प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। आप यहाँ देख रहे होंगे 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इसकी संयोजन संख्या 6 होती है, क्योंकि पीछे बताया गया संयोजन संख्या की परिभाषा कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वही संख्या उसकी संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक षट्भुज प्राप्त होता है। इस कारण इसे षटकोणीय जालक कहते हैं। इस प्रकार इस संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इस संकुलन में इन्हीं भी 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। प्रत्येक गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। यदि इस सतह पर अन्य गोले व्यवस्थित किए जाए तो केवल 3 छिद्र ही इन गोलों से ढके जा सकते हैं। षटकोणीय जालक की संकुलन क्षमता 60.4% होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।